और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं कॉमर्स के बच्चों को जो भी 11th एंड 12th में है वो सभी को मैं एसपी एंड फेवरेट सब्जेक्ट आप सभी का जो एसपी एंड ओसीएम है वो मैं पढ़ाता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि यही फेवरेट है, आपको बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने। और हमारा जो चैनल है ना दोस्तों, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एक टैलेंटेड टीचर्स के साथ आ चुका है, और अभी नहीं आया है, बहुत पहले से ही आ चुका है। एंड आई होप आपने मेरे साथ साथ उनके साथ साथ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, और सारे टीचर्स का जितने भी लेक्चर्स आ रहे आप सभी दोस्तों ऑन टाइम कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है जब मेरा लेक्चर आता है तो साथ में कोई होमवर्क तो आता ही आता है। आपको हमारा 12th में पढ़ने का कुछ अलग तरीका दिखा होगा। 11th में मैं कहता था मेरा लेक्चर देखो, समझने की कोशिश करो, आपका बुक तो ही आपके पास अवेलेबल। लेकिन दोस्तों 12th में हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। जो जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये सभी आपको अपने बुक में लिखना है। आपके एसपी के बुक में आपने बनाई होगी, है ना? बनाई है ना भाई? जिसने भी अब तक नहीं बनाई है भाई, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है। जैसे जुलाई निकल जाता है तो आप समझो आप बहुत लेट हो चुके हो। ठीक है, अभी से स्टार्ट करो, अभी से ही हम सबसे आगे रहने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और जैसे मैंने आपको बोला भी था, जो भी सबसे बेस्ट हैंड रिटन नोटबुक बनाएगा उसकी आपको दोस्तों सिर्फ यही नहीं, आपको इसमें पॉइंट्स भी एक्सटेंड करने हैं। ठीक है, जो भी सबसे बेस्ट बनाएगा हम उसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, मतलब मेरे साइड से कुछ करने की मैं उस बच्चे के लिए पूरी कोशिश करूंगा, ये मैंने आपसे वादा किया था। तो बस फिर मेहनत करते रहो, और जो आपको मेहनत का फल है मेरे साइड से देखो क्या ही कर लूंगा मैं, लेकिन आपका जो फल है दोस्तों वो आपको 12th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के दिन मिलेगा। चलिए ये सबको हम साइड में रखते हैं, आज के इस लेक्चर पे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 6। एंड आई होप दोस्तों आप सभी को लेक्चर नंबर 5 तक बहुत सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है। और दोस्तों लेक्चर नंबर 5 में जो लास्ट टॉपिक था वो था डिबेंचर का, आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये टॉपिक पे, ये लेक्चर पे आने से पहले अगर कोई बच्चा जिसको डिबेंचर नहीं आता, पहली फुर्सत में निकलो और पहले दोस्तों आपको वो लेक्चर नंबर 5 जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको कंप्लीट करके आना है। ठीक है, जैसे कि आप वो कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि हमने बोरोड कैपिटल क्या होता है उसके बारे में समझा था। अब बच्चा वहां से, मैं यहां से देख सकता हूं बच्चा कह रहा है हाँ हाँ बोलो कि सर बोलिए एक बार, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो बोरोड कैपिटल का कंसेप्ट अगर आप हमें बता देते तो नजारे आ जाते। चलो ठीक है यार, आपको मना भी तो कैसे कर सकता हूं। कितना समय लूंगा? मैक्सिमम 2 मिनट्स लूंगा, और पूरे पिछले लेक्चर को हम समराइज करेंगे। अगर एक कंपनी है, यहां पे देखो, अगर एक कंपनी है, इस कंपनी को लोन चाहिए, तो क्या ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास ही जाएगी? क्या इसके पास और कोई जरिया नहीं है? बैंक अगर लोन देने से मना कर दिया फिर क्या करे? तो यही कंसेप्ट को बचाने के लिए कि इनको जो जरूरतमंद है, जो बिजनेस करना चाहता है, उसको लोन मिले, एक नया कंसेप्ट लाया गया। इसको कहते हैं अपने बुक में बोरोड कैपिटल वाला। ठीक है, नया कंसेप्ट तो है नहीं वैसे, लेकिन ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी होती है ना, ये लोगों से लोन लेती है। लोग यानी कि यहाँ पे जनरल पब्लिक, अरे जनरल पब्लिक यानी कि आप और मैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना दोस्तों, लोग क्या होता है ना, सिर्फ शेयर्स ही नहीं खरीदते, लोग डिबेंचर्स में भी पैसा लगाते हैं। और ये डिबेंचर्स जो है ना, ये एज ए लोन होती है। ये जो आम आदमी आप देख रहे हो, ये सारे मिलके, इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों में होते हैं, कभी कभार 100 लोग ही लोन प्रोवाइड करते हैं, कभी कभार 1000 लोग होते हैं। तो ये 1000 लोग जो होते हैं ना, ये कंपनी को जो है दोस्तों लोन दे रहे हैं। अगर हर एक इंसान कंपनी को 1000 रुपए का लोन देते जाएगा, या 10 हजार रुपए का लोन देते जाएगा, तो सोचो ना कंपनी के पास कितना सारा पैसा आ जाएगा। कहां कंपनी वो बैंक को मनाती यार प्लीज मुझे तू लोन दे दे, और कहां हर एक छोटे छोटे लोगों से थोड़ा पैसा लेना। ये सही है कि नहीं? ये सही है ना? तो ये भी एक जरिया है जिससे कंपनी जो है लोन रेस कर सकती है। अब यहां पे बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा है, मैं समझ रहा हूं कि सर ये जो लोग हैं, आम आदमी, या कई कल उठ के मुझे किसी कंपनी में डिबेंचर में पैसा लगाना है, तो इसकी क्या गारंटी है कि कंपनी मेरे लोन का जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो ऑन टाइम पेमेंट करेगी? आपने एकदम सही सवाल पूछा। ये लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन बच्चे आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि इनके पास क्या गारंटी है कि ये जो कंपनी है ये पैसे इनको वापस रिटर्न करेगी। क्या पता ये वो अपनी 25 दिन वाली स्कीम तो नहीं कि ये कंपनी जो है ये लोगों को कह रही है आप पैसे लगाओ 25 दिन में पैसा डबल। ऐसा तो कोई स्कीम नहीं। पता चला लोगों ने इस कंपनी को लोन दिया, और ये कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये सभी ने पैसे लिए और गायब हो गए। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? बच्चा कह रहे सर आपने तो मुझे डरा दिया है, मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि हम तो डिबेंचर में पैसा लगाने वाले। अब क्या करूं सर? टेंशन मत लो, आप लोगों को ध्यान रखने के लिए जब इतने सारे लोग किसी कंपनी को लोन देते ना, तो ये सारे लोग आपस में मिलके एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं।
इस पर्सन को कहते हैं दोस्तों डिबेंचर ट्रस्टी। ये कंपनी लॉ में डिफाइंड है, और ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है ये अपने आप को पता है किसके साथ रजिस्टर करवाता है? सेबी के साथ। तो आप दोस्तों ये जो सारे लोग हैं ना, ये सारे जितने भी इन्वेस्टर्स है जिसने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करा था, अगर ये 500 से ज्यादा होते हैं तो दोस्तों इनके पास ऑप्शन होता है डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने का। और ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है ये तभी डिबेंचर ट्रस्टी कहलाता है जब ये सेबी से डिबेंचर ट्रस्टी का एक वैलिड डिबेंचर ट्रस्टी का सर्टिफिकेट ले आता है। और सेबी हर किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती है भाई, मैं आपको बता दूं सेबी एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको यह भी बता दूं, अगर गवर्नमेंट कभी भी फाइन मारती है या आरओसी हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब फाइन मारता है ना, बहुत छोटे फाइन मारती है, 10-10 हजार रुपए लेती है, ज्यादा नहीं। लेकिन जब सेबी फाइन मारती है ना, तो मेरी नानी याद आ जाएगी, पता है कितना, ये लाखों से बात करते हैं और करोड़ तक जाते हैं। ठीक है, इनके लिए 1 करोड़ की पेनल्टी एकदम आम बात है, तो सेबी इतनी लंबी पेनल्टी लगाती है। तो सेबी आप कह सकते हो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा पेनल्टी लगाती है। नॉट ओनली सेबी, एक सीसीआई भी हो गई, कंपटीशन कमीशन वाली, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों ट्राई भी हो गया, TRAI, ये सभी का इन्फो, अगर आपको फुल फॉर्म जानना है ये क्या करते हैं तो गूगल सर्च करो, आपके सिलेबस में नहीं है। और मैं बताऊंगा ऐसे बीच बीच में कुछ बातें चलती रहेगी हमारी, टेंशन ना लो, हम वैसे भी सिलेबस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखने की कोशिश करते हैं ये पूरी तरह से। तो दोस्तों ये जब लोग पैसे यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनने पैसा लगा दिया, ये पैसा जो है कंपनी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है या नहीं, इनके पैसे अच्छे से यूज हो रहे हैं या नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। और ये डिबेंचर ट्रस्टी ये 500 लोगों के बिहाफ में दिखता है कि भाई कंपनी हमने आपको लोन दिया था, डिबेंचर्स का इन्वेस्टमेंट किया था, क्या आप सही से काम कर रहे हो या नहीं, लाओ दिखाओ। तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है ना, सबके बिहाफ में काम करता है। अरे यार ये 500 लोग जिसने कंपनी को लोन दिया था, 500 के 500 अगर कंपनी में पहुंच जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक काम करो, 500 यार तुम घर पे बैठो, तुम्हारे बिहाफ में एक ऐसा पर्सन को भेजो जो कंपनी में आएगा। ऐसे इंसान को डिबेंचर ट्रस्टी कहते हैं। अब कंपनी क्या होती है, कुछ महीनों बाद या जैसे भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ हो, इन डिबेंचर इन्वेस्टर्स को बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देती है, बदले में उनकी पेमेंट करती रहती है हर महीने या साल भर में, जैसा भी एग्रीमेंट हो। तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर के जो पूरी एग्जांपल था उसको समझा, उसके साथ साथ आज के नए टॉपिक डिबेंचर ट्रस्टी को भी इसमें मैंने ऐड ऑन किया, एंड आई होप आपको ये वापस समझ में आया। ठीक है, चलो फिर आज के इस प्यारे से लेक्चर को अब स्टार्ट करेंगे। अगर आपको डिबेंचर समझ गया, अगर आपको शेयर्स आता है, शेयर्स के फीचर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, आज का ये लेसन का ये जो लेक्चर है, मैं क्या बता रहा हूं, 15 मिनट का भी नहीं है, पर अगर आपको ये चीजें आती है तो ठीक है, स्टार्ट करें। डिबेंचर्स का मतलब, डिबेंचर का इंट्रोडक्शन आता है ना, चल बोल के दिखा। कैमरा के पीछे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने लेक्चर को आपको पॉज करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में डिबेंचर का जो है आपको मैंने सिखाया था इंट्रोडक्शन, तो चलिए बोल के दिखाओ, मैं आपको यहां से सुन रहा हूं। नहीं आ रहा है, जाके रिवाइज करो। चलो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, और बाकी जिस बच्चे को आता था वेरी गुड, आप ऐसे कंटिन्यू रखो। अब यहाँ पे देखते हैं भाई फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे पहला पॉइंट है प्रॉमिस। जब कंपनी जो है ना किसी से इन्वेस्टमेंट लेती है, किसी से लोन बोरो करती है, किसके फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, तो डिबेंचर्स जो है ना कंपनी प्रॉमिस करती है, अरे इन्वेस्टर तू मुझे लोन दे रही है, लोन के फॉर्म में क्या दे रही है, डिबेंचर्स में तू मेरे इन्वेस्टमेंट कर रही है, टेंशन मत ले, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं कि इतने समय बाद ये तारीख को इस समय मुझे मिलना, मैं तेरे को सारे पैसे लौटा दूंगी। तो डिबेंचर भी कुछ इस तरह से ही ये एक प्रॉमिस है, कंपनी प्रॉमिस करती है इन्वेस्टर्स को, जो डिबेंचर्स में पैसे लगा रहे, जो क्रेडिटर्स है, कि हम आपके जो पैसे लौटा देंगे। चलिए भाई, फेस वैल्यू, जनरली डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है ना हाई डिनोमिनेशन की होती है, ये 100 या 100 से ज्यादा की होती है। चलिए ये 2 पॉइंट इजी फीचर्स में लिख कर आओगे पक्का, चलो वेरी गुड। टाइम ऑफ रिपेमेंट, दोस्तों जब कोई इन्वेस्टर देखता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तब उसके जब सामने डिबेंचर आता है, जब वो उस पर क्लिक करता है तो वहां पे टाइम पीरियड आ जाता है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी को कितने समय के लिए लोन चाहिए। अगर वहां पे लिखा है 3 साल के लिए, तो डिबेंचर की पीरियड कितनी होगी, 3 साल के लिए। तो ये है वो टाइम ऑफ रिपेमेंट। और जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी जो है वो डिबेंचर का जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसको पूरी पेमेंट कर देती है विथ इंटरेस्ट। समझ में आया, आसान सा ये पॉइंट। अगर आपको अपना एग्जाम्पल समझा है, सारे इंट्रोडक्शन समझी है, तो ये टॉपिक मोस्ट इजिएस्ट जा रहा है अब तक। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, दोस्तों आप ये समझो, जब हम कंपनी जो है जब रिपेमेंट करती है किसी भी चीज की, मतलब जैसे कि कंपनी जो है डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड किसको पे करती है, ओनर्स को, और इंटरेस्ट किसको पे करती है, क्रेडिटर्स को। अब ये चीज आई होप आपको पता है। तो जब दोस्तों
पेमेंट की बात आती है, जब कंपनी पेमेंट करती है तो कंपनी जो है सबसे पहले आउटसाइडर्स को पेमेंट करती है। आउटसाइडर्स में यानी कि दोस्तों क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है और ओनर्स को बाद में करती है। ये आउटसाइडर्स इनकी ज्यादा प्रायोरिटी है और ओनर्स जो है ये इनके सेकंड प्रायोरिटी। ऑब्वियस सा बात है ना। पहले हम अपने लोन चुकाते हैं, जो भी पैसा बचता है वो फिर हम ओनर्स को दे देते हैं। ओनर्स कौन कौन हो गए? इक्विटी वाले और कौन? प्रेफरेंस वाले। वेरी गुड। और आउटसाइडर कौन हो गए अपने? बच्चा कह रहा है डिबेंचर। वेरी गुड। बच्चा कह रहा है सर बैंक वाले, अगर हमने बैंक से लोन लिया हो। वेरी गुड। और कौन? सर अगर कंपनी ने डिपॉजिट इशू किया हो। मुझे डिपॉजिट आता तो नहीं है लेकिन इतना पता है कि ये क्रेडिटर वाला पॉइंट है। वेरी गुड, आप समझ चुके हो। तो ये टाइम पर रीपेमेंट की, हम इस वाले रीपेमेंट की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि भाई पहले किसको पेमेंट होगी। तो पहले हमेशा आउटसाइडर्स को पेमेंट होती है, उसके बाद जो पैसा बचता है, हाँ भाई ओनर हो ना तुम लोग, तो अब तो तुम्हारा ही है, ऐसी बात हो गई। चलो प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट हो गया, टाइम हो गया। अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वाला पॉइंट। और कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? सेम वाला, ठीक है। अश्योरेंस और सिक्योरिटी, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, अपना पॉइंट नंबर 10, ये आपको थोड़ा बहुत सेम टू सेम दिखने को मिल सकता है। आप अश्योरेंस में ये लिख सकते हो कि इस पे जब क्या होता है ना दोस्तों, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो ये गवर्नमेंट के रेडार में आ जाती है। गवर्नमेंट जो है हमारी MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जब कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो ये जो दो कॉर्पोरेट सेक्टर है गवर्नमेंट की, ये आप क्या कह सकते हो, ड्यू डिलिजेंस करती है कि क्या कंपनी सब कुछ सही से कर रही है या नहीं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट तो ले ली डिबेंचर के फॉर्म में, लेकिन क्या कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद फॉलो कर रही है या नहीं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सब कुछ चेक करती है और एक अश्योरेंस मिल जाता है इससे लोगों को कि हाँ भाई कंपनी जो है रिपेमेंट कर देगी, कंपनी के अंदर डिबेंचर ट्रस्टी है। अब क्या टेंशन नहीं, अश्योर हूं मैं एकदम कि कंपनी जो है मेरे डिबेंचर का पेमेंट कर देगी जब भी समय होगा पेमेंट का। जैसे डिबेंचर समझो आपने 3 साल के लिए लिया हो तो आपको 3 साल बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी पूरी की पूरी, और साथ ही साथ इंटरेस्ट में ये होती है। अरे बैंक वाली बात हो गई यार। अब बैंक से आप लोन लेते हो 5 साल का, तो जैसे ही 5 साल हो जाए, 5 साल तक आप सारा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट चुका देते हो और साथ ही साथ आप हर साल में कुछ इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट भरते हो ना, वो इंटरेस्ट भरते 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 वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर बोरोड वाले चीजें। चलो भाई, इंटरेस्ट, जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं ना दोस्तों, कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है। जैसे हमने बात किया था, ओनर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। लेकिन जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको क्या मिलता है? उनको इंटरेस्ट मिलता है। यहां पे देखिएगा, अथॉरिटी सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू इशू डिबेंचर्स। तो मतलब दोस्तों कंपनी को डिबेंचर्स इशू करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन किसके हाथ में है? ये डिसीजन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हमें कंपनी को डिबेंचर इशू करना चाहिए, तभी ही डिबेंचर इशू होगा और कभी नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा ना लगे। ठीक है, तो ये एक मिथ होता है कि लोगों को लगता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में कंपनीज एक्ट ने डिमार्केट कर रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के पावर को। और दोस्तों अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना, डिमार्केट, ये एग्जैक्ट वर्ड है बेयर एक्ट का। ठीक है, क्या है? एग्जैक्ट वर्ड है बेयर एक्ट का। तो बेयर एक्ट के इंटरप्रिटेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हमें वो वर्ड जो है ना दोस्तों याद हो जाए, याद रह जाए हमारे दिमाग में, वो वर्ड जो है हमारे दिमाग में छप जाए, तभी तो हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन के आएंगे। जैसे मैं CS के फील्ड में तो मैं एक अच्छा CS बन पाऊंगा अगर मुझे वो लॉ पूरा आता है। तो अगर कोई लॉयर बन रहा है तो उसको सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जिस चीज में भी, जिस फील्ड में भी प्रैक्टिस करना चाहता है, वो लॉ उसको पूरा आना चाहिए। और जो CA कर रहा है इन फ्यूचर, जो चाहता भी है, उसकी इंटरप्रिटेशन अकाउंट्स की सब्जेक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसको मोस्टली वही फील्ड संभालनी है, अकाउंट्स और साथ ही साथ टैक्सेशन वाली फील्ड हो गई। और ऐसे ही MBA वाले अपने अपने सब्जेक्ट में क्या सीखेंगे? OCM को एक टारगेट करके रखेंगे कि भाई OCM में तो हमें आउट ऑफ लाना है। अगर कोई MBA करना चाहता है तो अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बनाओ, उसको तो मास्टर करना ही है, और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमें एसिट करना है। चलिए अब अगला चलते हैं। ये क्या लिखा है? स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। जो भी डिबेंचर में पैसा लगाएगा उसको जो स्टेटस मिलता है वो होता है डिबेंचर होल्डर का। और अगर कोई स्टेटस, और साथ ही साथ दोस्तों डिबेंचर होल्डर, आप ये समझ गए डिबेंचर कौन बाय करता है? आउटसाइडर। आउटसाइडर यानी कि क्रेडिटर। तो हम इसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? बोरोड कैपिटल में आएगा। और हम इसको क्या बोलेंगे?
ओनर बोलेंगे या क्रेडिटर बोलेंगे? बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सर क्रेडिटर बोलेंगे, अभी तो आपने इतने देर से समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। और अगर दोस्तों अगर हम स्टेटस की बात करें किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर की, तब हम उसको क्या बोलेंगे? बच्चा कह रहा है सर ओनर बुलाएंगे उसको। वेरी गुड, आपको समझ में आया इन शॉर्ट। नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट किसके पास होती है? बच्चा कह रहा है सर प्रेफरेंस शेयर्स। इतना पिटाई करूंगा मैं, किसके पास होती है वोटिंग राइट्स? इक्विटी शेयर्स के पास। अरे याद आ रहा है कि नहीं, कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन कौन पास करवाता है? इक्विटी शेयर्स। कंपनी में रिस्क कौन बेयर करता है? इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट काय को दूं मैं? सही बोला कि नहीं? एकदम करेक्ट। लेकिन दोस्तों नो वोटिंग राइट में आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर आपके बुक में नहीं भी लिखा हो तो मैं आपको एक्चुअल लाइफ बताता हूं, एक्चुअल लॉ की इंटरप्रिटेशन बताता हूं। अगर ये मीटिंग हो रही है और मीटिंग पता है किसकी है? मीटिंग है भाई डिबेंचर होल्डर की। मुझे एक बात बताओ, मीटिंग डिबेंचर होल्डर की, फायदा होगा डिबेंचर होल्डर को, नुकसान होगा डिबेंचर होल्डर को। इस मीटिंग में वोटिंग के राइट्स जो है वो हम किसको दे? डिबेंचर होल्डर को दे या इक्विटी शेयर्स वालों को दे? बच्चा कह रहे सर इक्विटी वाले तो बिजनेस चलाते हैं, यहाँ पे मीटिंग जो है डिबेंचर वालों की है, इसमें इक्विटी का क्या लेना देना? तो यहाँ पे जो इस मीटिंग होगी, इस मीटिंग की जो वोटिंग राइट्स होगी, ये तो सर सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर के पास रहेगा। वेरी गुड। चलिए सिक्योरिटी, ये पॉइंट को आज मैं आपके सामने पहली बार बता रहा हूं और ये पॉइंट आप ऐसे समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट पता है कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शन में आता है? कौन से पार्ट के? चार्जेस वाले सेक्शन में। और ये देखो ये पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। मुझे एक बात बताओ, हमारा एग्जाम्पल याद है, हम बैंक के पास जाते लोन लेने के लिए, हमको बैंक में कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, बदले में कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। तो क्या कंपनी जब लोन लेती है तो क्या कंपनी को भी अपने प्रॉपर्टीज गिरवी रखवाना पड़ता है? रखवाना कर रहा हूं मैं, कब से रखवाना पड़ता है कि नहीं? जैसे दोस्तों कोई डिबेंचर होल्डर है, उस डिबेंचर होल्डर ने पता है कितनी रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी, टोटल उस अकेले इंसान ने ही 100 करोड़ कंपनी को दे दिए। भाई अकेला इंसान डिबेंचर बनना चाहता है, डिबेंचर होल्डर ये अकेला बनना चाहता है, ये चाहता है कि और कोई ना है। भाई मेरे पास बहुत पैसा है, कंपनी कितना लोन चाहिए बता, तू टेंशन क्यों ले रही है? 100 करोड़ चाहिए, ले भाई ला, पेटीएम खोल दे रहा, जीपे खोल दे रहा, डाल दिया पैसा, जा ऐश कर। लेकिन सुनना, 100 करोड़ दे तो दूं, क्या पता तू मेरे ये पैसे लेके कल गायब हो जाए, दिक्कत आ जाएगी ना। फिर एक काम कर, बदले में कंपनी आप मुझे अपनी कोई तो प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखाओ, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखवाओ। अब समझा? अब ये जो 100 करोड़, ये जो इन्वेस्टर था, इसने कंपनी के डिबेंचर में इतने पैसे लगाए, ये कंपनी को बोलेगा कंपनी सुनो ना, आपकी जो कंपनी की जो बिल्डिंग है ना पूरी की पूरी, ये आपको इसके प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास आपको रखवाने हैं। अगर आपने मेरी डिबेंचर की पेमेंट नहीं करी 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट की, तो ये आपकी जो पूरी बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी ओनरशिप पेपर है, मैं इसको जाऊंगा मार्केट में बेच के अपने पैसे रिकवर करूंगा। ऐसे चीजों को बोलते हैं सिक्योरिटी रखवाना। और यहां पे ना एकदम डिसाइडेड है, इसको क्या डिसाइड कर दिया कंपनी ने कि अगर मैंने तेरी पेमेंट नहीं करी तो ये ले मेरे खुद के बिल्डिंग की, जो कंपनी का बिल्डिंग होता है ना, ये पूरी बिल्डिंग के प्रॉपर्टी पेपर्स तेरे नाम पे। भाई अगर हमने तेरे को पेमेंट नहीं करी, हमारी बिल्डिंग को तू जाके बेच देना। ये हो गया दोस्तों फिक्स्ड चार्ज। क्या हो गया? ये फिक्स्ड चार्ज। यहां पे कंपनी ने बता के रखा है कि अगर पेमेंट नहीं होती तो आपको बिल्डिंग बेच के पैसे रिकवर करने हैं। कभी कभार कंपनी क्या बोलती है ना, तेरे को कंपनी का जो हिस्सा मिला उठा के बेच देना, कुछ भी फिक्स नहीं है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। जो तेरे को हाथ में दिखा उठा के बेच देना, अपने प्रॉपर्टी का पैसा जो है रिकवर कर लेना, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। और अगर कंपनी ऑलरेडी डिसाइड करके रखती है, अगर मैं तेरा पेमेंट नहीं करती तो तू प्लीज मेरे बाकी चीजों को हाथ नहीं लगाना, तू सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टी को है तो इसको ही हाथ लगा सकता है। जब ऐसा कंपनी इसको जब करवाती है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। और ऐसा रियलिटी में होता है दोस्तों। और जब ऐसे चार्जेस क्रिएट होते हैं तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, CHG 1 CHG 9। अगर डिबेंचर हो तो जब डिबेंचर की बात आती है तो फॉर्म CHG 9 जाता है आरओसी के पास। और जब डिबेंचर के रूप में ना हो, नॉर्मल वे में ही चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो CHG 1 जाता है। ये आपके बुक में नहीं है, ये एक कंपनी सेक्रेटरी का काम है, मुझे पता है इसलिए मैं आपको बताया। चलिए आगे। इशूड बाय प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जो भी कंपनी चाहे वो इशू कर सकती है डिबेंचर, ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही करेगी। चलो, तो अगर कोई बच्चा प्राइवेट कंपनी अपनी खोलनी चाहता है दोस्तों, तो आप भी डिबेंचर इशू कर सकते हो। लिस्टिंग, आपको एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाना होता है। लिस्ट, अगर लिस्टिंग की बात आ जाए तो एक ही करता धरता आपको वहां पे जाके अपने आप को लिस्ट कराना होता है। लिस्टिंग का सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है और मर्चेंट बैंकर का होता है। और ये जो लिस्टिंग है, ये पता है कौन करवा, क्या आपको कहां पे जाके करवाना है? लिस्टिंग की कभी भी बात आ गई ना,
दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेबी आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, ट्रांसफरेबिलिटी। अगर एक डिबेंचर होल्डर चाहता है कि यार मैं बहुत डिबेंचर होल्डर 3 साल कौन वेट करेगा यार, एक काम कर, मैं किसी और को ही ये डिबेंचर जो है किसी और को मैं ट्रांसफर कर देता हूं, उससे बदले में उतने पैसे ले लूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। समझ में आया? मतलब काइंड ऑफ आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डिबेंचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। चलो दोस्तों, आखिरी फीचर का पॉइंट है पार्टीज टू डिबेंचर। मतलब डिबेंचर के इसमें कौन कौन होती है, कौन सी पार्टीज होती है। तो देखो, पहला तो खुद कंपनी जो मनी बोरो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। फिर क्या है? ट्रस्टी। अगर 500 से ज्यादा लोग होंगे, अगर 500 के 500 लोग कंपनी के अंदर आ जाए कल और बोले सुनो ना कंपनी, आपने हमारे पैसे तो ले लिए, कंपनी में काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, हम देखने आए हैं। यार भाई, अगर कंपनी में 500 लोग ऐसे ही रोज आते रहेंगे इंस्पेक्शन के लिए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, ये 500 लोग के बिहाफ में एक पर्सन इनका रिप्रेजेंटेटिव बना लो। उस रिप्रेजेंटेटिव को हम सेबी से रजिस्टर करवाएंगे और ऐसे इंसान को पता है क्या बोलेंगे? डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी पे एक पूरा सेक्शन है और एक सेबी के इसमें भी एक पूरा सेक्शन है। और ये डिबेंचर ट्रस्टी जो है ना भाई, इस पे गवर्नमेंट का फुल रेडार होता है। गवर्नमेंट जो लोग होते हैं, सेबी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये ट्रस्टी को देखते रहते हैं कि भाई ये सब सही से कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ट्रस्टी ने गलती कर दी या इसने फ्रॉड कर दिया तो सोचो कितने सारे लोगों का नुकसान होगा कि नहीं। और ये जो नुकसान है ज्यादातर यही चीजों में हमें ट्रस्टी में ही देखा मिलता है। आप मानोगे नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे लाइक 2000 से पहले अपने देश में ही इतने सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं। और जो उनका मेन कल्प्रिट जो होता था वो हमेशा एक सिंगल पर्सन होता था जो सबके बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहा होता था, और वो अक्सर हमेशा ट्रस्टी ही पाया जाता था। तो अब ट्रस्टी के लॉ को इन लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब ट्रस्टी अगर आप बन गए तो आप समझो आपको डेली बेसिस पे सबको बताना है कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप पकड़े गए तो शायद फांसी की भी सजा हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको काम करना होता है। चलिए यहाँ पे डिबेंचर होल्डर, जो भी डिबेंचर में पैसा लगाएगा वो क्या बन जाएगा भाई? डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। आज का ये आखिरी टॉपिक, और इस टॉपिक में हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि ये टॉपिक आपको आता है। अगर दोस्तों आपको डिबेंचर समझ में आया, अगर आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझ में आया, तो ये टॉपिक आपको 200% आना है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पूरे बुक का 10 स्टार मार्क क्वेश्चन जो हमेशा 8 मार्क के लिए क्वेश्चन में आता है। तो दोस्तों आपको पता है क्या, या तो एग्जाम में आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या तो आपको एग्जाम में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, दोनों में से कोई एक श्योर देखने को मिलता है। ये लेसन की खासियत है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना यार, ये इसके लिए हर बार एग्जाम में आता है। आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको कॉमर्स की फील्ड में आना ही चाहिए। ये कुछ ऐसे आंसर्स है, तो ये बोर्ड्स के एग्जाम में आता रहता है। हर एक अटेम्प्ट में ये पूछ लेंगे, कभी ये पूछ लेंगे, कभी दोनों नहीं पूछ के इक्विटी शेयर्स पूछ लेंगे। ये अपने आपस में ही खेलते रहते हैं। तो ये लेसन इसके लिए सारा ही सारा इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मतलब पता है, फीचर्स पता है, टाइप सीखे अभी? चलो भाई सिक्योर्ड डिबेंचर, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी मे बी चार्ज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको आता है। अभी तो हमने सीखा सिक्योरिटी, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, ये फर्स्ट पॉइंट उसकी बात है। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी के साथ अपना चार्ज क्रिएट करवाया है तब आप सिक्योर्ड डिबेंचर में आ जाओगे। अगर आपने अपना चार्ज क्रिएट नहीं करवाया है, कंपनी ने बोला, अरे तू क्यों टेंशन लेती है यार, मेरे पास आ जाना, तू मेरा प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट मत कर, तू मेरे पे भरोसा रख भाई, भरोसा रख। तो आप ये समझो भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों को पता क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। चलिए 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। आपने अगर फीचर्स अच्छे से समझा है तो ये 2 पॉइंट्स तो आप खुद से ही कर लेते। चलिए आगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर। देखिए क्या लिख रहा है ये, ऑन विच नेम ऑफ होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा, मतलब आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा दोस्तों, उसमें लिखा रहेगा आपका जो भी नाम हो, नेम, आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, उसकी पीरियड की वैलिडिटी क्या है, और आपको बदले में इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो ये सब जब लिखा होता है और इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, इसे डिबेंचर को क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब इसमें कंपनी क्या करती है ना, एक रजिस्टर मेंटेन करती है। इस रजिस्टर में कंपनी लिख के रखती है कौन कौन है कंपनी का डिबेंचर होल्डर। अब यहां पे देखो दोस्तों, डिबेंचर्स में क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी वाली चीज है। कोई भी आपस में एक दूसरे को सेल बाय कर सकता है। तो कंपनी का जो रजिस्टर होता है उनको बार बार नाम चेंज करना पड़ता है। आज के दिन का कौन था डिबेंचर होल्डर? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे का कौन था? तो कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसका ये काम होता है कि सारे स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स को उसको मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से कंप्लीट करे टाइम टू टाइम। चलिए भाई आगे, इजी था एकदम। बेरर डिबेंचर। दोस्तों आपको बेरर चेक वाला कंसेप्ट पता है? बेरर चेक, उसमें नाम नहीं लिखा होता, उसमें बस एक चेक होता है। अरे अपने बैंक में नहीं होता क्या, उसमें अमाउंट लिखा होता है, आपको क्या करना है, बैंक में जाके वो देना है, बैंक आपको, फिर आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से बेरर डिबेंचर्स होते हैं। इस पे डिबेंचर होल्डर का एक्चुअल नाम नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट जिसके पास भी होगा, भाई तू बन गया आज से डिबेंचर होल्डर।
तो कोशिश करो आपको किधर रास्ते में मिल जाए ऐसा बेरर डिबेंचर, किधर रास्ते में डिबेंचर मिल जाए आपको, है ना। चलो मस्ती यार, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन बेरर डिबेंचर। जिसके भी हाथ में हुआ ये डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा डिबेंचर होल्डर। इट इज ट्रांसफरेबल मे बाय डिलीवरी, जिसके पास वो हाथ में आ गया वो डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा भाई डिबेंचर होल्डर। सेकंड पॉइंट ये कहना चाहता है। चलो भाई आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। मोस्टली यही फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। रिडीमेबल यानी कि दोस्तों सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ये चीज होती है, जैसे ही वो पीरियड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ये जो चीज है आपका जो डिबेंचर्स है ये कंपनी वापस ले लेती है। लाइक काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के जैसा ही है ये, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि समझिए 3 साल के लिए था, 4 साल के लिए था, 5 साल के लिए था, जैसे ही 3 साल हो गया कंपनी आएगी, आ भाई डिबेंचर होल्डर चलते, फिर दुआ में याद रखना आपके 3 साल हो गए, ये लो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये लो आपकी इंटरेस्ट, चलो अभी कल्टी मारो, आज से आप हमारे डिबेंचर होल्डर नहीं हो, क्योंकि अपना जो स्पेसिफिक पीरियड तक का ही रिश्ता था, जितने भी साल का रिश्ता हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, वो डिपेंड करता है आपके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। प्रोविजन इज मेंशन इन ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड यानी कि दोस्तों आपस के बीच में, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। इस एग्रीमेंट को जब हम डिबेंचर होल्डर के बीच में और कंपनी के बीच में बनता है, तब इस एग्रीमेंट को हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो कभी रिडीम नहीं हो सकते, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होते हैं। ये डिबेंचर होल्डर के मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कब डिबेंचर होल्डर के पोजीशन से हटना चाहता है। चलो आगे, आखिरी स्लाइड, चलिए। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है किसमें, इक्विटी शेयर्स में, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे दोस्तों कंपनी की एक स्कीम थी कि कंपनी बोलती है आपको डिबेंचर खरीदना है और 3 साल बाद हम आपको ऑप्शन देंगे, आप चाहिए तो आप डिबेंचर्स का पोजीशन छोड़ दो, और चाहिए तो उस डिबेंचर होल्डर जो आपका वो डॉक्यूमेंट है ना, उसको कन्वर्ट करा दो इक्विटी शेयर्स में। अब दोस्तों आप ये एक चीज समझो, बच्चे समझ नहीं पाते या उनको एक कंफ्यूजन रह जाता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोला है, आपके पास जब 3 साल हो जाते हैं ना, आपको एक ऑप्शन आता है, कंपनी नोटिस में बड़े बड़े अक्षरों में आपको ऑप्शन देगी कि सुनो ना भाई, आपके पास डिबेंचर होल्डर है, अगर आप चाहो तो आप हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर भी बन सकते हो। कंपलसरी नहीं होता है कन्वर्ट कराना, आपके पास एक ऑप्शन जाता है, ठीक है। तो ये एक लोगों को लगता है कि यार कंपलसरी करना पड़ेगा, नहीं, ऑप्शन होता है। चलो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एक ऐसा डिबेंचर्स जो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकता, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। और इसी के साथ दोस्तों हमने, अब आप कह सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है। ये लेसन नंबर 6 था। ये लेसन का जो लेक्चर बनने वाला है वो लेक्चर नंबर 8 तक जाने वाला है। ये लेक्चर नंबर 6 था। तो लेक्चर नंबर 7 में हम दोस्तों बॉन्ड क्या होता है ये समझेंगे, डिपॉजिट्स क्या होता है ये समझेंगे। लेक्चर नंबर 8 में ज्यादा कुछ बचा नहीं रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स, उसको फटाफट से आपको एक्सप्लेन करके इस पूरे लेसन को हम यहाँ पे एंड कर देंगे। तो लेसन नंबर 2 आपके पूरे सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। एग्जाम में 10 से 15 इनफैक्ट 22 मार्क्स तक का भी एक बार आ चुका है इस पूरे लेसन से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन पे आपको डबल मेहनत करना है बाकी सारे लेसन से एज कंपेयर टू। तो आई होप लेक्चर नंबर 6 तक आपको दोस्तों सब कुछ समझ में आया। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों ये लेसन का अब तक का फीडबैक मुझे प्लीज दीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट्स है तो प्लीज आप यहाँ पे पूछेगा, सो दैट मैं आपको वॉइस के थ्रू क्लियर कर सकूं। बाकी कमेंट सेक्शन में तो हूं मैं वैसे, और प्यार फैलाओ यार एकदम, दोस्तों के साथ शेयर करो, रेस्पॉन्स दो, मजा आएगा आपको भी, फिर हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिलता है भाई कि अरे चलो बच्चे हमारे लेक्चर का वेट कर रहे हैं, जो कि मैं जानता हूं दोस्तों आप सभी कर रहे हो। तो ऐसा ही प्यार बनाते रहिएगा, हम भी आपको ऐसे ही शानदार लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारा जो रिश्ता है एकदम इनसेपरेबल है। ये पॉइंट याद आ रहा है या नहीं, ये भी मैं जो वर्ड है किसी आंसर का उठा के बता रहा हूं। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। डिबेंचर के ये फीचर्स, टाइप्स आपको इसी दिन याद करना है जिस दिन ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, और आपको अपने बुक में हैंड रिटन नोट्स के साथ इसको एक्सटेंड करते हुए पॉइंट्स को बनाना है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं।